Welcome back friends in another important video tutorial from Unique Life Sciences and today we will study about C4 साइकिल जिसे हम हैच एंड स्लैग पाथवे के नाम से भी जानते हैं। आज हम स्टडी करेंगे C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल क्या होता है, कौन से प्लांट्स में पाया जाता है, क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन देखो C4 साइकिल क्या है। C4 साइकिल इज अल्टरनेट मोड ऑफ कार्बन फिक्सेशन फॉर मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन। देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी की थी फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाश अवशोषण के बारे में। तो प्रकाश अवशोषण में क्या होता है, वहाँ पर जो रूबिस्को एंजाइम है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी शो करता है। तो अब जब रूबिस्को एंजाइम अपनी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी शो करने लगता है तो वहाँ पर वो आरयूबीपी को नष्ट करने लगता है। आरयूबीपी कम होने लगती है क्योंकि वहाँ पर आरयूबीपी का ब्रेकडाउन होने लगता है 3PG में और लगातार आरयूबीपी की कमी हो जाती है। और C4 साइकिल किस लिए बनता है कि वो फोटो रेस्पिरेशन को कम कर सके। अब देखो फोटो रेस्पिरेशन को किस प्रकार से कम्प्लीट होता है। देखो फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है, जब CO2 की कमी हो जाती है। यदि CO2 की कमी नहीं होगी तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो CO2 की कमी होने के कारण ही फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे। तो C4 साइकिल में क्या होता है, C4 साइकिल में यही होता है। C4 साइकिल के द्वारा क्या किया जाता है, रूबिस्को एंजाइम के पास CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने के कारण फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता और कम CO2 की उपस्थिति में और हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में भी वहाँ पर फोटोसिंथेसिस चलता रहता है। तो देखते हैं किस प्रकार से होता है। C4 साइकिल डिस्कवर्ड बाय, देखो C4 साइकिल की खोज दो साइंटिस्ट ने की थी, हेच एंड स्लेग इन 1966। तो इसी के कारण हम इस C4 साइकिल को क्या बोलते हैं, हेच एंड स्लेग पाथवे भी बोलते हैं। इनिशियल स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ 4 कार्बन। अब देखो इसको C4 साइकिल क्यों बोलते हैं, C3 साइकिल केल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है और जिसका नाम क्या होता है 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और लेकिन यहाँ पर कौन सा 4 कार्बन वाला प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं C4 साइकिल। इसलिए इसका जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो 4 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं। C4 साइकिल की हाई कंसंट्रेशन फॉर रूबिस्को इन C3 साइकिल। अब देखो C4 साइकिल में भी क्या चलता है, केल्विन साइकिल चलता है, लेकिन यहाँ पर C4 में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है जिसके कारण वहाँ पर CO2 की कमी यानी कंसंट्रेशन कम नहीं हो पाती है, हाई कंसंट्रेशन रखती है। तो C4 साइकिल का काम क्या है, C3 साइकिल के लिए CO2 की कंसंट्रेशन हाई बनाए रखना। यदि कम हो जाएगी CO2 की कंसंट्रेशन तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा और फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पर आरयूबीपी की कमी होने लग जाएगी, जो कि प्लांट्स के लिए सही नहीं है। प्लांट्स दैट हैव ए C4 साइकिल कार्ड C4 प्लांट्स। अब देखो तो सभी प्लांट्स में C4 साइकिल नहीं होता, कुछ स्पीसीज में यहाँ पर C4 साइकिल चलता है जो विशेष कंडीशन में पाए जाते हैं, उनमें विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है। अब देखो जिन प्लांट में C4 साइकिल चलता है उनको हम C4 प्लांट्स कहते हैं। C4 plants include monocot and dicot both in some families such as Gramineae, Chenopodiaceae and Cyperaceae। तो देखो C4 साइकिल में दोनों आते हैं, मोनोकोट प्लांट्स भी आते हैं और डाइकोट प्लांट्स भी आते हैं, जिसकी कुछ फैमिली है जैसे ग्रेमिनी फैमिली, जिसको हम ग्रास फैमिली या पोएसी फैमिली भी बोलते हैं। तो ग्रास फैमिली में हमारे शुगर केन आ गया, मक्का आ गया, तो इसमें आता है चीनोपोडेसी फैमिली में चीनोपोडियम एल्बम आ गया, साइप्रेसी फैमिली। तो इन फैमिली के कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं C4 साइकिल शो करते हैं, जिनमें C4 साइकिल चलता है। C4 प्लांट्स हैव ए स्पेशल लीफ एनाटॉमी कॉल्ड क्रेंज एनाटॉमी। अब देखो इनमें एक विशेष प्रकार की लीफ एनाटॉमी पाई जाती है जो C3 प्लांट्स में नहीं पाई जाती है, इसी के कारण इनमें C4 साइकिल चलता है। तो उस जो एनाटॉमी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी। अब देखो क्रेंज एनाटॉमी के बारे में देखते हैं क्या होता है क्रेंज एनाटॉमी, फिर देखेंगे हम C4 साइकिल क्या होता है। तो पहले क्रेंज एनाटॉमी देखते हैं क्या है। तो देखो क्रेंज एनाटॉमी क्या है, क्रेंज एनाटॉमी है C4 प्लांट्स लीव हैव 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल, आउटर लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड इनर सेल्स ऑफ बंडल शीथ सेल्स। तो देखो यहाँ पर हम इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बताया कि C4 प्लांट्स में क्या होता है, 2 प्रकार की फोटोसिंथेटिक सेल होती हैं। एक तो आउटर लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स, एक तो बाहर की जो लेयर होती है वो मेसोफिल सेल्स की होती है, और इनर रिंग ऑफ बंडल शीथ सेल, तो बंडल शीथ सेल की जो इनर रिंग होती है। लेकिन जो C3 प्लांट्स होते हैं क्या होता है, उनमें सिर्फ एक ही प्रकार की फोटोसिंथेटिक सेल पाई जाती है। कौन सी होती है वो,
मीजोफिल सेल। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, सिर्फ इसमें मीजोफिल सेल्स हैं जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं उनमें क्या है, दो प्रकार की सेल पाई जाती है। दो प्रकार की सेल कौन सी, एक तो मीजोफिल जो सभी लीव्स में पाई जाती है, सभी प्लांट्स में पाई जाती है, और साथ ही साथ में इसमें बंडल शीथ सेल भी पाई जाती है। लेकिन देखो इसमें भी बंडल शीथ सेल पाई जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि C3 में बंडल शीथ नहीं पाया जाता, बंडल शीथ पाया जाता है, लेकिन उनमें क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके बंडल शीथ सेल में क्या पाया जाता है, यानी जो बंडलाच्छाद कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, जो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ होती हैं, उन कोशिकाओं में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये एक रिंग होती है जिनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसी एनाटोमी को क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटोमी, स्पेशल प्रकार की एनाटोमी है, क्योंकि अब C4 प्लांट्स में दो प्रकार की क्या हो गए, दो प्रकार की फोटोसिंथेटिक सेल हो गई। मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखो इसमें जो बंडल शीथ सेल और जो पीजोफिल सेल्स है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। कौन, एक कैसे जुड़ी रहती है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। प्लाज्मोडेस्माटा हमें पता है क्या होता है, दो सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले छिद्र होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव्य तंतु। तो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, पीईपी कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स वेयर इज रूबिस को प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल। अब देखो इनमें दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो एक एंजाइम तो रूबिस्को हमें पता है सभी में पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर रूबिस्को के साथ साथ एक स्पेशल प्रकार का और पाया जाता है, पीईपी कार्बोक्सिलेज। रूबिस्को क्या कार्य करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है, CO2 को एक्सेप्ट करवाने का कार्य करता है। और यहाँ पर पीईपी कार्बोक्सिलेज है, ये भी क्या करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है, यानी फिक्स करवाता है। तो रूबिस्को तो कहाँ पर पाया जाता है, इसके अंदर वाली सेल्स में, यानी बंडल शीथ सेल्स में। और जो पीईपी कार्बोक्सिलेज है वो कहाँ पर पाया जाता है, इसमें बाहर वाली जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें पाया जाता है। स्टेक्ड थाइलेकोइड ग्रेना एब्सेंट इन बंडल शीथ सेल्स, हेंस क्लोरोप्लास्ट डाइफॉर्म इज प्रेजेंट इन C4 प्लांट्स। अब देखो ये और एक और इसमें क्या है, स्टेक्ड थाइलेकोइड। अब देखो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखें तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, स्ट्रोमा और ग्रेना पाए जाते हैं, इसमें छोटी छोटी थाइलेकोइड पाई जाती है। अब देखो ये थाइलेकोइड यदि एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहती है, जब एक दूसरे के ऊपर सिक्कों की जैसे अव्यवस्थित रहती हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो ग्रेना क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं, किनमें, बंडल शीथ सेल्स में। जो बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उन क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होते हैं। थाइलेकोइड तो होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज नहीं रहते हैं, इसलिए क्या बोल सकते हैं हम, ग्रेना नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं उनमें ग्रेना पाए जाती हैं, यानी उनमें थाइलेकोइड क्या रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर सिक्कों की भांति व्यवस्थित रहते हैं, तो इसलिए इसमें ग्रेना पाए जाते हैं। और इनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उनमें ग्रेना अब्सेंट होता है। ग्रेना अब्सेंट होने का मतलब ये नहीं कि थाइलेकोइड ही नहीं पाया जाएगा, थाइलेकोइड पाया जाता है लेकिन एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित नहीं रहता। इसलिए हम देखो दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हो गए, मीजोफिल में तो अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट और इसमें अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म। किसमें प्रेजेंट होती है, C4 प्लांट्स में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म कौन से प्लांट्स में पाया जाता है, तो कौन से प्लांट में पाया जाता है, C4 प्लांट्स में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं हम किस प्रकार से C4 साइकिल इन दोनों सेल्स के कॉम्बिनेशन से कंप्लीट होता है। तो देखते हैं C4 साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे सामने एक फ्लो चार्ट है, उसमें देखते हैं दो प्रकार की सेल हैं। ये तो है हमारे पास मीजोफिल सेल और ये है हमारे पास बंडल शीथ सेल। ये दोनों सेल आपस में जुड़ी हुई हैं, दोनों सेल आपस में जुड़ी हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें CO2 को ग्रहण किया जाता है, किसके द्वारा, पीईपी कार्बोक्सिलेज के द्वारा। तो यहाँ पर देखो स्टार्ट यहाँ से होता है, ये पीईपी, यहाँ पर पीईपी क्या है, फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल पायरुवेट है, यहाँ पर एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये फोस्फोइनोल पायरुवेट, यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है पीईपी कार्बोक्सिलेज। पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, ये CO2 से रिएक्ट करेगा, CO2 से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जिलो एसीटेट में। ऑक्जिलो एसीटेट क्या है, एक 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बना वो कौन सा बना, ऑक्जिलो एसीटेट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, C4 साइकिल, क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बना वो 4 कार्बन वाला बना और कौन सा बना, ऑक्जिलो एसीटेट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, C4 साइकिल।
अब देखो यहाँ पर ऑक्जिलोएसीटेट या तो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, मेलेट में, या कन्वर्ट हो सकता है एस्पार्टेट में। तो इसके दो अलग अलग पाथवे चलते हैं, अल्टीमेटली चलता कंप्लीट वहीं पर होता है, लेकिन यहाँ पर या तो यह एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा या मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो जब मेलेट में कन्वर्ट होता है तो अब देखो यहाँ पर ऑक्जिलोएसीटेट पहले किस में कन्वर्ट होता है, मेलेट में कन्वर्ट होता है, और मेलेट में जब कन्वर्ट होता है तो इस दौरान क्या होता है, एक NADPH का यूज में आता है। तो एक NADPH यूज में आता है, रिड्यूस्ड होता है। अब ये जो मेलेट बना किस में चल रही है रिएक्शन, मीजोफिल सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में ये रिएक्शन चल रही है। अभी ये मेलेट कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, बंडल शीथ सेल्स में, किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ये बंडल शीथ में ट्रांसफर हो गया। बंडल शीथ सेल में ट्रांसफर होकर मेलेट किस में कन्वर्ट होता है, वहाँ पर वापस से एक NAD को यूज में लेता है, वहाँ पर और NADH का निर्माण हो जाता है, और वहाँ पर पायरुवेट का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो गया, पायरुवेट। ये क्या है, पायरुवेट। मेलेट वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। और जब पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ मेलेट, तो इस दौरान क्या हुआ, इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, यानी CO2 बाहर निकली। यहाँ पर CO2 बाहर निकली। अब ये जो CO2 निकली है वो कहाँ पर एंटर कर जाती है, केल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है। केल्विन साइकिल में एंटर कर गई, हमें केल्विन साइकिल में कहता है कि CO2 पहुँचाना था। अभी जो पायरुवेट बना वो पायरुवेट वापस से कहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और एलेनिन कहाँ पर आ जाता है, वापस से मीजोफिल सेल्स में आ जाता है, और मीजोफिल सेल्स में आकर वापस से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, PEP में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट स्टेप में इसमें क्या आती है, ATP, यानी ATP AMP में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 2 ATP यूज में आती है, 2 ATP यूज में आती है। तो देखो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ATP यूज आ रही है। 2 एक्स्ट्रा ATP कैसे यूज में आ रही है, नॉर्मल तो क्या होता है, जब केल्विन साइकिल में वहाँ पर प्रत्येक सेट CO2 के लिए 3 ATP काम में आती है, प्रत्येक CO2 को एंटर करने के लिए 3 CO2 काम में आती है। लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ATP लग रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा ATP लग रहे हैं, तो प्रत्येक CO2 के लिए अब टोटल कितने हो गई, 5 ATP काम में आ रही हैं। और यदि हमें पता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने ATP चाहिए, कितने CO2 चाहिए, 6 CO2। तो यदि इनको हम टोटल काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, नॉर्मल केल्विन साइकिल में तो कितने ATP चाहिए होते हैं, 6 × 18। लेकिन यहाँ पर जब C4 साइकिल में जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है तो कितने ATP चाहिए होते हैं, 5 × 30। तो यहाँ पर टोटल कितने ATP चाहिए होंगे हमें, 30 ATP। तो ये अंतर है C4 और C3 साइकिल में, कि C3 साइकिल में तो सिर्फ 18 ATP में एक ग्लूकोज बन जाता है, लेकिन यहाँ पर 30 ATP काम में आता है, क्योंकि 2 ATP एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। 2 ATP एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करने पड़े हमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बंडल शीथ सेल्स में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। बंडल शीथ सेल में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें एक कॉस्ट के रूप में 2 ATP यूज करनी पड़ती है, और 2 ATP यूज करनी पड़ती है। इसीलिए हमें क्या करते हैं, यहाँ पर विपरीत कंडीशन में भी C4 साइकिल चलता रहता है, यानी C3 केल्विन साइकिल स्टार्ट रखते हैं। केल्विन साइकिल के लिए, रूबिस्को एंजाइम के लिए लगातार हम CO2 की कंसंट्रेशन हाई रखते हैं, तो इसीलिए हम 2 ATP एक्स्ट्रा यूज में लेते हैं, और इस प्रकार से C4 साइकिल कंप्लीट होता है। C4 साइकिल का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पता होना चाहिए। C4 साइकिल का उद्देश्य एक ही है कि जो केल्विन साइकिल चलता है, यानी C3 साइकिल, उसमें रूबिस्को एंजाइम के पास CO2 की सांद्रता कम नहीं होने देनी। यदि CO2 की सांद्रता कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पायरेशन, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया। यदि आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो पहले वो देखिए फोटो रेस्पायरेशन किस प्रकार से होता है। तो फोटो रेस्पायरेशन को अवॉइड करने के लिए कौन सा साइकिल चलता है, C4 साइकिल। अब लास्ट में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। ये जो C3 और C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले देखते हैं C3 प्लांट्स। CO2 फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन मीजोफिल सेल्स ओनली। अब देखो हमें पता है यहाँ पर CO2 फिक्सेशन सिर्फ मीजोफिल सेल्स में होता है, क्योंकि मीजोफिल सेल्स में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पर CO2 फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल। यहाँ पर दोनों कोशिकाओं में होता है, मीजोफिल में और बंडल शीथ दोनों यूज में आती हैं। और नेक्स्ट देखें, CO2 एक्सेप्टर इज RUBP ओनली। यहाँ पर CO2 को एक्सेप्ट करने वाला सिर्फ RUBP पाया जाता है, केवल एक ही मॉलिक्यूल होता है RUBP। लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, या एक तो PEP यानी फोस्फोइनोल पायरुवेट, और एक होता है RUBP यानी राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट।
तो दो प्रकार के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। पीओपी तो कहाँ पर पाया जाता है, पीईपी तो पाया जाता है मीजोफिल सेल्स में, और आरयूपी कहाँ पर पाया जाता है, बंडल शीथ सेल्स में। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट प्रोडक्ट इज 3 कार्बन पीजीएच। यहाँ पर जो पहला स्थायी उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है, 3 कार्बन का बनता है, जिसका नाम क्या है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, C3 साइकिल। और यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन वाला बनता है, जिसका नाम क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर 4 कार्बन वाला बनता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं C4 प्लांट। इनमें क्रेंज एनाटोमी इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। विशेष प्रकार की एनाटोमी होती है जिसमें बंडल शीथ सेल्स में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ग्रेनम इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेनम पाया जाता है, यानी थाइलेकोइड सिक्कों की भांति व्यवस्थित रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ग्रेनम नहीं पाया जाता। ग्रेनम मीजोफिल सेल्स में तो ग्रेनम पाया जाता है, लेकिन बंडल शीथ सेल्स में ग्रेनम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट, इनमें तो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी एक ही प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी द्विरूपता शो करते हैं। 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हो गए, एक तो जिनमें ग्रेनम पाया जाता है और एक जिनमें ग्रेनम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर। यदि ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो यह लगभग 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यह फोटोसिंथेसिस चलता है, यानी C3 साइकिल चलता है। लेकिन C4 साइकिल कौन से टेम्परेचर में चलता है, 30 डिग्री टू 45 डिग्री। देखो इसका रीजन है, हाई टेम्परेचर पर क्या होने लगता है, फोटो रेस्पायरेशन होने लगता है, प्रकाश शोषण होने लगता है, और प्रकाश शोषण को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, C4 साइकिल यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ CO2 एट 50 ppm। तो यहाँ पर जो CO2 की सांद्रता 50 ppm पर ही होती है, तभी C3 साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, CO2 की सांद्रता जब कम हो जाती है, यानी 10 ppm हो जाती है, तब इसमें क्या होने लगती है, C4 साइकिल स्टार्ट होने लगता है। अभी नेक्स्ट है लेस एफिशिएंट ड्यू टू हायर फोटो रेस्पायरेशन। अब देखो यहाँ पर इसकी जो दक्षता होती है वो काफ़ी कम होती है C3 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स की दक्षता कम क्यों होती है, फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर हायर फोटो रेस्पायरेशन होता है, यानी प्रकाश अवशोषण ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, C4 प्लांट्स बने ही किस लिए हैं, फोटो रेस्पायरेशन को अवॉइड कर सकें, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, फोटो रेस्पायरेशन नहीं हो पाता है, और यहाँ पर मोर एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है RBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज्ड फॉर फिक्सेशन। यहाँ पर कौन सा, RBP कार्बोक्सिलेज। यहाँ पर देखो रूबिस्को एंजाइम होता है, हमें पता है रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन का कार्य भी करता है और ऑक्सीजनेशन का कार्य भी करता है। तो यहाँ पर RBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज में आता है, और यहाँ पर 2 एंजाइम यूज में आते हैं, एक तो PEP कार्बोक्सिलेज और RBP कार्बोक्सिलेज। तो दोनों यहाँ पर 2 एंजाइम, एक तो PEP कार्बोक्सिलेज तो कहाँ होता है, मीजोफिल सेल्स में, और RBP कहाँ पर होता है, बंडल शीथ सेल्स में। नेक्स्ट है 18 ATP यूज फॉर सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज। यहाँ पर 18 ATP यूज में आते हैं और 12 NADP यूज में आते हैं, ये NADPH बराबर होते हैं, तो 18 ATP और 12 NADPH यूज में आकर एक ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर 30 ATP काम में आते हैं। क्यों आते हैं एक्स्ट्रा ATP, क्योंकि 2 ATP प्रत्येक CO2 को पहुँचाने के लिए लग जाते हैं। जब अंदर पहुँचाते हैं मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल तक, तो वहाँ पर प्रत्येक CO2 के लिए 2 एक्स्ट्रा ATP खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर टोटल 30 ATP और NADPH उतने ही आवश्यक होते हैं, 12 NADPH। यहाँ पर भी 12 NADPH होते हैं और यहाँ पर भी 12 NADPH होते हैं। नेक्स्ट एफिशिएंट एट लो CO2। यहाँ पर क्या होता है, यह पर CO2 की सांद्रता बहुत कम रहती है। यहाँ पर CO2 की सांद्रता कम क्यों रहती है, क्योंकि CO2 नहीं पहुँच पाती है, नॉर्मली इतनी CO2 नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर एफिशिएंट एट हायर CO2, यहाँ पर CO2 बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इसलिए कारण क्यों रहती है हाई, क्योंकि अंदर CO2 किसके द्वारा पहुँचा दी जाती है, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा फिक्स करके पहुँचा दी जाती है। एग्जाम्पल देखिए कि कौन कौन से प्लांट में यह पाया जाता है, C3 साइकिल। C3 साइकिल सभी प्लांट में पाया जाता है, जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें सभी प्लांट्स में पाया जाता है। जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, पोटैटो, और सभी प्लांट्स में बोल सकते हैं C3 साइकिल पाया जाता है। लेकिन C4 साइकिल सभी प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो शुगर केन, जैसे गन्ना हो गया, मेज, मक्का हो गया, कुछ सोरगम, अमेरेंथस आदि प्लांट्स में यह पाया जाता है। तो इस प्रकार से C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में अंतर होते हैं। तो आज हमने स्टडी की
C4 साइकिल के बारे में, जिसको हम हेच एंड स्लेक पाथवे भी बोलते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद।